EVS एनवायरमेंटल साइंस पर्यावरण अध्ययन चैप्टर 1। इस चैप्टर में हमें यह समझना है कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण अध्ययन एक बहुशास्त्रीय विषय क्यों है, पर्यावरण में कौन कौन से घटक हैं जैसे वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल, पर्यावरण विषय का महत्व क्या है, सतत विकास क्या होता है, पर्यावरणवाद का इतिहास क्या है। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण हमारे आसपास का एक आवरण है। इस पर्यावरण में भौतिक एवं जैविक और अजैविक घटक समाये हुए हैं। जैविक यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स आदि, और अजैविक घटक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जिनमें जीवन नहीं होता जैसे कि मिट्टी, जल, वायु इत्यादि। तो भौतिक, जैविक और अजैविक घटक मिलकर ही हमारा पर्यावरण बनाते हैं। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी भी जीव के चारों तरफ से घिरे हुए भौतिक एवं जैविक दशाओं को तथा उनकी अंतर क्रियाओं को दर्शाता है। यानी कि किस प्रकार ये जैविक घटक जैसे कि अन्य प्रकार के जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, कैसे ये जीव जंतु अजैविक घटक जैसे कि जल, मिट्टी पर आश्रित हैं। तो इन सब का अंतर क्रिया को भी पर्यावरण दर्शाता है। पर्यावरण के 4 मुख्य घटक हैं। ये घटक हैं स्थलमंडल पर्यावरण जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, जलमंडलीय पर्यावरण जिसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, वायुमंडलीय पर्यावरण यानी कि एटमॉस्फेयर, और जैविक पर्यावरण यानी कि बायोस्फीयर। तो स्थलमंडल हमारी पृथ्वी का ऊपर का भाग है, सतह है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी के आसपास गैस का जो एक एनवलप है उसको हम बोलते हैं। जलमंडल पृथ्वी पर पाए जाने वाला समस्त जल है, और जैविक पर्यावरण में जीव जंतु, वनस्पति शामिल होते हैं। तो पहला भाग पर्यावरण का है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर पृथ्वी के ऊपर की सतह को हम बोलते हैं। अगर पृथ्वी का हम भाग करें तो पृथ्वी में सबसे ऊपर की परत होती है लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल। इससे नीचे आता है मेंटल और फिर होता है कोर। तो स्थलमंडल पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत है। इस परत की मोटाई 30 से 40 किलोमीटर तक होती है। पृथ्वी की इसी परत पर महाद्वीप और महासागरीय जल उपलब्ध होता है। जैसे जैसे हम नीचे पृथ्वी के गहराई में जाते हैं तो तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, और पृथ्वी के भीतर सबसे नीचे परत यानी कि कोर में तो तापमान 5000 डिग्री तक पाया जाता है। स्थलमंडल को हम इस डायग्राम से बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो स्थलमंडल के सबसे नीचे की परत होती है ठोस कोर। तो जो कोर है वो भी 2 भाग में होता है, आंतरिक कोर और बाहरी कोर। आंतरिक कोर बिल्कुल ठोस है और बाहरी कोर द्रव यानी कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो पृथ्वी के भीतरी परत कोर का व्यास 7000 किलोमीटर तक है। इस भीतरी कोर में अनेक चीजें विराजमान हैं जैसे कि लोहा और निकल। कोर का जो बाहरी एरिया है उसको द्रव अवस्था में हम पाते हैं, यानी कि कोर का बाहर वाला कोर द्रव है और आंतरिक कोर ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो कोर में 10% सल्फर और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। इसके बाद अगली परत पृथ्वी की है मेंटल। तो मेंटल को हम मध्य भाग भी पृथ्वी का मानते हैं। तो मेंटल कोर और क्रस्ट के बीच में पाई जाने वाली लेयर है। तो पृथ्वी के मध्य भाग में मेंटल जिसको हम प्रावार भी बोलते हैं वो पाई जाती है। यह लगभग 2900 किलोमीटर मोटी परत है। मेंटल की निचली परत 660 किलोमीटर तक मोटी होती है। यह अधिकांश पाइरोक्सिन जैसे खनिज पदार्थों को सम्मिलित करती है। और मेंटल के भी ऊपर आती है एक लेयर जिसको हम बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनोस्फीयर एक कमजोर और एक विकृत भाग है जो टेक्टोनिक प्लेटों के द्वारा बनाया जाता है।
एस्थीनोस्फीयर से भी ऊपर की लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट यानी कि स्थल मंडल। तो जो हमारा क्रस्ट है वो पृथ्वी का सतह है और इस सतह में पाई जाती है ग्रेनाइट चट्टानें। इसके अलावा सिलिकॉन और एल्यूमीनियम जैसे खनिज पदार्थ भी इस ऊपरी परत पर ही पाए जाते हैं। इस ऊपरी परत में अधिकांश मात्रा में सिलिकॉन और एल्यूमीनियम होते हैं और केमिस्ट्री में हम सिलिकॉन को Si और एल्यूमीनियम को Al से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए कई बार हम क्रस्ट को सियाल लेयर भी कहते हैं। यानी कि स्थल मंडल हमारी क्रस्ट लेयर है यानी कि सतह वाली लेयर है जिसमें अनेक प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। पर्यावरण का अगला भाग है जैव मंडल। जैव मंडल मतलब पृथ्वी का वो हिस्सा जहां पर जल अत्यंत मात्रा में उपलब्ध हो। तो पृथ्वी तो पूरी की पूरी ही जल से भरी हुई है लगभग। तो कई जगह हम खारा पानी पाते हैं और कई जगह बिल्कुल साफ पानी। तो पानी चाहे जहां भी हो, चाहे द्रव में हो, चाहे ठोस मात्रा में हो या चाहे भाप के रूप में हो, तो पृथ्वी का पानी पूरा का पूरा पानी ही जैव मंडल कहलाया जाता है। तो पृथ्वी में पाए जाने वाले समस्त जल का 97% भाग समुद्री जल है यानी कि खारा पानी है और जो साफ जल है वो बहुत ही थोड़ा है और उसमें से भी ज्यादातर बर्फ के रूप में ध्रुवीय इलाकों और ग्लेशियर्स में पाया जाता है। तो इसलिए हमारा जो जल है जिसमें नमक कम है वो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि बर्फ में होने के कारण हम उसको यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नदी, तालाब, झरने इत्यादि पर ही निर्भर होना पड़ता है। तो जो भूजल है वो केवल 0.63% है और बहुत ही थोड़ा है। तो पृथ्वी का 71% क्षेत्रफल जल है। पृथ्वी पर जल की प्रचुरता के कारण ही पृथ्वी को कई बार नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो जल मंडल के अंतर्गत पृथ्वी पर उपस्थित सभी जलीय पारितंत्र आ जाते हैं। महासागर जल मंडल मुख्य भाग है और महासागर अनेक प्रकार के हमारी पृथ्वी पर हैं, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। इन सभी महासागरों में और पूरी पृथ्वी पर हम देखते हैं कि जल चक्र सुचारू रूप से चलता रहता है। यानी कि वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा लिक्विड वाटर समुद्र से उड़कर भाप बन जाता है और भाप इकट्ठा होकर बादल बनाते हैं। बादलों से वर्षा होती है जिसके पानी पृथ्वी पर वापस आ पाता है। तो ये जल चक्र निरंतर चलता रहता है। पृथ्वी का और पर्यावरण का तीसरा भाग है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। तो हमारी पृथ्वी के आसपास एक गहरी हवा की परत है जिसको हम बोलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल को मुख्यतः इन भागों में बांटा जा सकता है। तो पहली परत जो हवा की पृथ्वी के जस्ट ऊपर है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर यानी कि शोभमंडल। इसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल। इससे ऊपर है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर यानी कि मध्यमंडल और उससे ऊपर है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर यानी कि तापमंडल। तो शोभमंडल पृथ्वी से 0 से 10 किलोमीटर ऊपर है। समताप मंडल 10 से 50 किलोमीटर ऊपर है और यहाँ पर ओजोन पाई जाती है। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर ऊपर है और यहाँ पर उल्का पिंड जलकर खत्म हो जाते हैं। फिर आता है तापमंडल जो 80 से 400 किलोमीटर लगभग पृथ्वी से ऊपर है और बहुत ही गर्म स्थान है जहाँ पे रहस्यमयी प्रकाशिक क्रियाएं होती हैं। और इससे ऊपर यानी कि 400 किलोमीटर से ऊपर जो भी समस्त ब्रह्मांड है उसको हम भारी मंडल कहते हैं। तो इसी भारी मंडल में सैटेलाइट, अंतरिक्ष यान आदि भेजे जाते हैं। तो वायुमंडल की अगर संरचना को पढ़ें तो वो भी बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग है। तो पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण है। इसमें अनेक प्रकार की गैसें सम्मिलित हैं और इस आवरणीय जो हमारा गैसीय आवरणीय है उसमें वायुमंडल तो है ही और इसमें जैव अजैव कारक भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये जो
वायु का जो एक लेयर है इसमें गैस है, भाप है, धूल कण है और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। तो जीवन इसीलिए हमारी पृथ्वी पर मुमकिन हो पाया क्योंकि हमारे पृथ्वी के आसपास एक वायुमंडल की परत है। इस वायुमंडल का पहला भाग है शोभ मंडल, यानी कि पृथ्वी से जस्ट आसपास जो हवा है उसको हम शोभ मंडल में ही गिनते हैं। तो शोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। तो शोभ मंडल ध्रुवीय इलाकों पर पतला होता है और 8 किलोमीटर की मोटाई होती है। भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर बहुत ज्यादा मोटा होता है, यानी कि 18 किलोमीटर तक होता है। इस शोभ मंडल में अनेक प्रकार की गैस पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। अब जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में गिरावट देखी जाती है। तो जैसे ही ऊपर हम इस शोभ मंडल में जाएंगे तो तापमान बहुत कम हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट, यानी कि पर्यावरण ह्रास दर। शोभ मंडल से ऊपर है समताप मंडल। समताप मंडल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं और साथ ही इसी मंडल में ओजोन की एक मोटी परत पाई जाती है। ओजोन के होने से समताप मंडल की ये जो लेयर है ये हम सबको पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखती है, अन्यथा हम सबको अनेक प्रकार के कैंसर होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। तो ओजोन लेयर हम सबको बचाकर रखती है पराबैंगनी किरणों से। समताप मंडल से ऊपर आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल जिसको हम मीजोस्फीयर कहते हैं। मीजोस्फीयर जमीन से 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मध्य मंडल की खास बात यह है कि यहाँ पर द्रव्यमान लगभग 0.1% है वायुमंडल का और अशांत क्षेत्र भी यह एरिया माना जाता है। तो यहाँ पे बहुत गर्मी होती है मध्य मंडल में क्योंकि कुछ ना कुछ एटम्स यानी कि अणुओं की क्रियाएं चलती रहती हैं। तो इस मध्य मंडल में तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके ऊपर जैसे हम जाएंगे तो नेक्स्ट लेयर आती है ब्रह्मांड मंडल। ब्रह्मांड मंडल से पहले है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर का जो नीचे वाला भाग होता है उसको कई बार हम आयन मंडल भी बोलते हैं। तो आयन मंडल लगभग 80 से 660 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर होता है और इस आयन मंडल में रेडियो तरंगें होती हैं। आयन मंडल से ऊपर है ब्रह्मांड मंडल और ब्रह्मांड मंडल में अनेक प्रकार के अंतरिक्ष यान, सैटेलाइट आदि भेजे जाते हैं। पृथ्वी का और पर्यावरण का नेक्स्ट कंपोनेंट है बायोस्फीयर। तो अभी तक हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े, लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल और हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। अब चौथा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पर्यावरण का है वो है बायोस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं जैव मंडल। तो स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल का यह वह क्षेत्र है जहां पर जीवन पाया जाता है। तो ऐसा इलाका जहां पर जीवन हो, जहां पर इंसान हो, पेड़ पौधे हो, उस इलाके में हम जैव मंडल पाते हैं। और जीवन तभी मुमकिन है जब वायुमंडल भी वहां पर उपस्थित हो, जलमंडल भी हो और स्थलमंडल भी हो। तो पृथ्वी पर जीवन इन 3 मंडलों के भाग के सहयोग से ही होता है। अधिकांश जीव जमीन पर और जमीन से कुछ किलोमीटर ऊपर ही पाए जाते हैं। आर्कटिक से लेकर एंटार्कटिक तक जीवन पाया जाता है, यानी कि हर ठंडे से गर्म, अत्यधिक गर्म इलाकों में भी जीवन पाया जाता है। परंतु भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के आसपास जो जैव विविधता है वो सर्वाधिक होती है। पर्यावरण एक बहुशास्त्रीय विषय है क्योंकि पर्यावरण को समझने के लिए हमें एक विषय की नहीं बल्कि अनेक विषयों की आवश्यकता पड़ती है। तो पर्यावरण अध्ययन एक बहुशास्त्रीय विषय इसलिए है
क्योंकि पर्यावरण समझने के लिए हमें अनेक विषयों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे कि जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कानून, जनसंचार माध्यम, गणित, सांख्यिकी, कंप्यूटर विज्ञान इत्यादि। तो कोई भी समस्या पर्यावरण की अनेक विषयों से जुड़ी होती है और इसको समझने के लिए हमें उन सब विषयों की जानकारी होनी आवश्यक है। तो आइए इसे एक केस अध्ययन से समझते हैं। तो ये जो केस अध्ययन है ये है भोपाल गैस त्राही के ऊपर। तो भोपाल गैस त्राही हमारे देश का एक बहुत बड़ा पर्यावरण त्राही माना जाता है। दिसंबर 2-3 मध्य रात्रि में 1984 साल में एक बहुत बड़ा हादसा भोपाल शहर में हुआ था। तो भारत के मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी भोपाल शहर में यह हादसा हुआ था। तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में बहुत पहले एक कंपनी लगाई गई थी जिसके कारण ये त्राही हुई। तो दिसंबर 2 और 3 की मध्य रात्रि 1984 में बहुत सारी धुआं, बहुत सारी जहरीली हवाएं भोपाल शहर में आ गई और भोपाल शहर में उस रात अनेक लोगों की मृत्यु हुई और बहुत सारे लोग अपाहिज हो गए। तो आइए इसको समझते हैं। भोपाल गैस त्राही का कुछ रिलेशन हमारी आजादी के बाद के डेवलपमेंट प्रोसेस से है। तो आजाद होते ही भारत के पास अनेक चुनौतियां थी और सबसे बड़ी चुनौती थी भारत को चरम सीमा पर, ऊंचाई पर, यानी कि आर्थिक विकास में सबसे आगे करना। आर्थिक विकास में आगे करने के साथ साथ यह भी जरूरी था कि हमारे समस्त जनसंख्या को ठीक प्रकार का खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो पाए। खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करी गई। हरित क्रांति में वैज्ञानिकों का मानना था कि फसल को हम ज्यादा तभी उगा पाएंगे जब उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक पदार्थ और साथ ही उच्च कोटि वाले बीज को हम जमीन में डालें। और इस हरित क्रांति के प्रभाव से देश की बहुत आर्थिक उन्नति हुई, बहुत ज्यादा खेती हुई। परंतु जब ये हरित क्रांति चल रही थी उस दौरान कीटनाशक पदार्थ अधिकतर हम दूर देशों से मंगवाते थे। कीटनाशक पदार्थ से जो कीड़े होते हैं वो पौधों के खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो बहुत ही जरूरी है, अगर हमें कृषि का उत्पाद बढ़ाना है तो कीटनाशक पदार्थों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बहुत सालों तक इन कीटनाशक पदार्थों को हम दूसरे देशों से मंगाते रहे। परंतु भारत ने सोचा कि क्यों ना अपने ही देश में इन कीटनाशक पदार्थों को बनाया जाए। इसी कारण मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी को कहा गया कि एक सब्सिडियरी ब्रांच यहां पर लगा दी जाए। तो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन जो अमेरिका से जुड़ी एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसने अपनी एक छोटी सी शाखा यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड को भोपाल शहर में खोल दिया। इस यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में अनेक प्रकार के कीटनाशक पदार्थ बनाए जाने लग गए, जैसे कि एलडी कार्ब, सेविन इत्यादि। और ये जो कंपनी थी ये भोपाल के ठीक बीच में लगा दी गई। तो कीटनाशक पदार्थ बनाने के लिए कुछ ना कुछ गैस की जरूरत थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट का इस्तेमाल कर ये कीटनाशक पदार्थ भोपाल प्लांट में बनाए जाने लग गए थे। परंतु ये जो गैस है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है, ये बहुत ही खतरनाक गैस तो नहीं है, परंतु ये पर्यावरण में अगर पानी के साथ मिल जाए, अगर बाय चांस थोड़ा सा भी पानी इससे मिक्स हो जाता है तो बहुत ज्यादा हानिकारक गैस बन जाती है रिएक्शंस के बाद। तो इसीलिए इस मिथाइल आइसोसाइनेट को एक सील्ड कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, और ऐसे कंटेनर जिनका तापमान भी कम हो। तो इस मिथाइल आइसोसाइनेट को बहुत ही केयरफुली हमें रखना पड़ता है।
परंतु अनफॉर्चुनेटली 2 और 3 मध्य रात्रि दिसंबर 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट वाटर के कांटेक्ट में आ गई और 300 से भी ज्यादा खतरनाक धुआं और खतरनाक गैसें, जहरीली गैसें हमारे पर्यावरण में निकल पड़ी। उस रात भोपाल गैस लीक के नाम से ये रात दिसंबर 2003 की रात जानी जाती है। इस रात इतना धुआं निकला कि जो यूनियन कार्बाइड प्लांट के आसपास की सारी जगह थी वो धुएं से भर गई और यूनियन कार्बाइड कंपनी को लगाया गया था भोपाल के बिल्कुल सेंटर में, जहां पर घर भी थे, रेलवे स्टेशन भी थे, बस स्टेशन भी थे, अस्पताल भी थे, हॉस्पिटल्स भी थे। तो जितने भी हवा निकली वो सब जगह इन घरों में और इन लोगों की सांसों में चली गई। उस रात भोपाल त्राही से अनेक लोग प्रभावित हुए। कुछ बच्चे हमेशा के लिए विकलांग हो गए, कुछ बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई, कुछ लोगों को कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न हो गई। 1984 के सर्वेक्षण के अनुसार भोपाल त्राही में 3000 इंसानों की मृत्यु हुई और 30,000 लोग हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। भोपाल गैस त्राही होने के बाद बहुत सारी कानूनी मुश्किलें भी थी। बात यह भी उठी कि इस त्राही का कौन जिम्मेदार है? क्या अमेरिकी कंपनी यूसीसी यानी कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन जिम्मेदार है या भारत में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जिम्मेदार है? साथ ही यह भी नहीं पता चल पा रहा था कि केस कहां पर शुरू किया जाए। क्या यह केस भारत में ही शुरू किया जाए यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के खिलाफ, या फिर ये अमेरिका में शुरू किया जाए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के खिलाफ? तो इस कानूनी मुश्किलों के सामने सभी को लगा कि भारत के जो कानून हैं वो इतने ठोस नहीं है पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के लिए, इसलिए इस केस को अमेरिका में ही दर्ज कराना चाहिए। और यही हुआ। सर्वप्रथम भोपाल गैस त्राही का जो केस था वो अमेरिका में रजिस्टर यानी कि दर्ज कराया गया, परंतु अमेरिका के जजों ने इस केस को लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर केस अमेरिका में ही चलेगा तो यह बहुत मुश्किल होगा कि विक्टिम्स, जो प्रभावित या पीड़ित लोग हैं, उन्हें बार बार हम भारत से उठाकर अमेरिका लाएं। साथ ही साथ अमेरिका के जो जजेस थे उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अपना जो कानून है वो ठोस बनाना चाहिए, कुछ नए कानून उसमें ऐड करने चाहिए संविधान में, और केस भारत में ही शुरू किया जाना चाहिए। इसके बाद भारत में केस शिफ्ट हो गया। 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय भी दिया और उस निर्णय के अनुसार यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, जो अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसको कहा गया कि वो $470 मिलियन मुआवजा दे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि यूसीसी के खिलाफ अन्य मामले रद्द हो जाएंगे। जैसे यूसीसी ने तो भोपाल में प्रदूषण भी किया है, जल का प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, तो वो सब चीजों के लिए ये बरी हो जाएंगे यूसीसी। तो कुल मिलाकर यूसीसी को $470 मिलियन देने पड़ते थे। परंतु उसी साल यानी कि 1989 में कई लोग सामने आने लग गए और बोलने लग गए कि उन्हें भी वो भी पीड़ित हैं, बट उन्हें जो बीमारी है वो 5 साल में उत्पन्न हुई है। तो 1984 यानी कि जब सर्वप्रथम सर्वे किया गया था तब वो काउंट नहीं हुए थे, बट बाद में धीरे धीरे उनके शरीरों में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो वो भी मुआवजे के हकदार हैं। इसलिए 1989 में फिर से सर्वेक्षण किया गया और इस बार सर्वेक्षण में 5,73,000 लगभग 5 लाख लोग पीड़ित पाए गए। कह सकते हैं कि पूरा भोपाल शहर ही पीड़ित पाया गया। तो अगर हम जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था $470 मिलियन को देने का पीड़ित लोगों को, वो बहुत ही कम पड़ गया, क्योंकि अगर हम $470 मिलियन 5 लाख लोगों में बांटेंगे तो हर व्यक्ति को बहुत ही कम पैसा मुआवजे के रूप में मिलेगा। तो आज भी यानी कि 30 से भी ज्यादा साल होने के बाद भी ये लोग न्याय के लिए अपनी गुहार लगा रहे हैं और इन्हें अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। इस केस को समझने से अब हमें काफी
हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं बहुशास्त्रीय प्रकृति से। तो पर्यावरण में होने वाला कोई भी हादसा या कोई भी समस्या एक तरीके से तभी सुलझाई जा सकती है जब उसमें हम अनेक प्रकार के विषय की मदद लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये जो केस हमने पढ़ा है भोपाल त्राही, इसमें जीव विज्ञान का भी योग है, बिकॉज इसी जीव विज्ञान के द्वारा हमें लोगों के अंदर हुई बीमारियों का पता चल रहा है। इसमें वनस्पति शास्त्र का भी महत्व है, क्योंकि वनस्पति शास्त्र से ही हम पता लगा सकते हैं कि उस गैस के कारण कितने पेड़ पौधे प्रभावित हुए थे और क्या किसी पेड़ पौधों में ऐसे प्रदूषण के खिलाफ रोग रोधी क्षमता है। तो ये सब चीजें हम वनस्पति शास्त्र से बता सकते हैं। इस त्राही में निकलने वाले गैस का अनुमान हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और भूविज्ञान के द्वारा लगा पाएंगे। फिर ऐसे हादसे ना हो, इसलिए जो फैक्ट्रीज होती हैं, कारखाने होते हैं, उसमें किस प्रकार की डिजाइनिंग करी जाए वो सिविल इंजीनियरिंग के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। अर्थशास्त्र के द्वारा भोपाल त्राही के पीड़ितों के लिए कंपनसेशन या मुआवजा कैलकुलेट किया गया था। इसमें कानून की नॉलेज का भी उतना ही रोल है, क्योंकि कानून की मदद से ही हम इस केस को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। जनसंचार के माध्यम से इस केस के बारे में सारी जनता को बताया गया। गणित से हमने ये देखा कि कितने लोग इस भोपाल त्राही में पीड़ित हुए। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक बहुशास्त्रीय विषय है। पर्यावरण में होने वाली कोई भी समस्या एक विषय से नहीं बल्कि अनेक विषयों से के द्वारा ही सुलझाई जा सकती है। इस चैप्टर का अगला भाग है पर्यावरण का इतिहास। भारत के इतिहास को हम 4 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, ब्रिटिश भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत पर्यावरण से बहुत जुड़ा हुआ था। इसका हमें पता चल सकता है सिंधु सभ्यता से। तो अगर हम सिंधु सभ्यता, जो 2500 साल पुरानी सभ्यता भारत में विकसित हुई थी, उसके अवशेषों को देखें तो उस टाइम पर कई सारे लोग मोहर बनाते थे और उसमें जानवरों की ही पिक्चर रिप्रेजेंट करी जाती थी, जैसे हाथी की पिक्चर, किसी और राइनोसेरॉस की पिक्चर, बुल की पिक्चर और अन्य पेड़ जैसे पीपल पेड़ की पिक्चर। तो इन चित्रों से हमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग उस समय प्रकृति के संतुलन में थे, प्रकृति की बहुत इज्जत करते थे और उसके साथ पृथ्वी के साथ कोई भी बुरा डिस्ट्रक्शन नहीं होता था। प्राचीन भारत का भाग है एक वैदिक काल। तो वैदिक काल वो काल है जब आर्यन दूसरे देशों से हमारे देश में आए और गंगा के किनारे बस गए। इस काल में हम देखते हैं कि वन्य जीव अनेक मात्रा में पाए जाते थे। बहुत सारे ग्रंथ जैसे वेदा, उपनिषद इसी काल में लिखे गए और सभी यह दर्शाते हैं कि उस टाइम हमारा जंगल बहुत ही हरा भरा होता था, पानी बिल्कुल साफ होता था। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में पर्यावरण की खूब इज्जत की जाती थी, जीव जंतु बहुत ज्यादा मात्रा में थे और घने जंगल भी थे। मध्यकालीन भारत वो टाइम है जब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे राजा राज किया करते थे। तो इन राजाओं ने अपने दिन की पूरी गतिविधि को किताबों के रूप में लिखा है। जैसे अकबर का है अकबरनामा, और उन किताबों को अगर हम पढ़ें तो हमें साफ पता चलता है कि ये जो राजा थे उस टाइम पर जीव जंतुओं की शिकार करते थे। तो शिकार को बहुत अच्छा माना जाता था मध्यकालीन भारत में। यही नहीं, चित्रों से भी यह हमें पता चलता है कि मध्यकालीन भारत में अनेक जीव जंतुओं को शिकार के रूप में हत्या करी जाती थी। मध्यकालीन भारत के बाद आता है ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज कॉलोनियल टाइम पीरियड है, जब पूरी मानसिकता लोगों की थी आर्थिक व्यवस्था करने की। तो जो डेवलपमेंट था, जो विकास था, वो आर्थिक उन्नति पर ही आधारित था। इस आर्थिक उन्नति करने के चक्कर में हमने अनेक जंगल को बर्बाद कर दिया, जंगल कटते चले गए और साथ ही साथ जीव जंतु भी दुर्लभ होते चले गए। आजाद भारत
भारत आजाद तो हुआ ब्रिटिश राज से, परंतु पर्यावरण चुनौतियां और बढ़ गई। आजादी के बाद भारत के सामने चुनौती यही थी कि वो आर्थिक उन्नति करे, और आर्थिक विकास भारत में चलता रहा। पर्यावरण को कभी इतना महत्व नहीं दिया गया, और पर्यावरण को हम देखते हैं कि निरंतर जंगल कम होते जा रहे हैं। स्थिति ये है कि ये 2019 की जो वन की रिपोर्ट है, उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम क्षेत्र हरा भरा हमारे देश में है। तो जंगल तो हमारे देश में बिल्कुल ही विलुप्त से हो गए हैं, खत्म होते चले गए हैं। तो अगर हम इतिहास देखें पर्यावरण का, तो 1960s से बहुत ज्यादा पर्यावरण जागरूकता आई है। इससे पहले तो कोई जागरूकता इतनी नहीं थी। तो पर्यावरण जागरूकता 1962 में लिखी साइलेंट स्प्रिंग किताब में बहुत ज्यादा बताया गया है। रिचल कार्सन ने ये किताब लिखी थी, और साइलेंट स्प्रिंग किताब में ये बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कीटनाशक पदार्थों का चिड़ियाओं पर क्या असर पड़ता है। तो कीटनाशक पदार्थ पर्यावरण में अधिक होने से चिड़ियाओं के जो अंडे हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं और चिड़िया नहीं बन पाती। 1971 में हुआ था रमसार कन्वेंशन। रमसार कन्वेंशन था नम भूमि को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो नम भूमि वो इलाके होते हैं जहाँ पे तालाब, झील, नदी आदि हो, और वो क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वो उस क्षेत्र में पानी होने की वजह से अनेक प्रजातियां वहां पर जी पाती हैं। तो उन नम भूमि क्षेत्रों को या झीलों को, तालाबों को बचाने के लिए रमसार कन्वेंशन साइन किया गया था। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी स्वीडन में। इस कॉन्फ्रेंस को हम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। और क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस 5 जून 1972 को हुई थी, इसीलिए तब से लेकर आज तक हम इस दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें विश्व के सभी बड़े नेताओं ने पर्यावरण को डिस्कस किया था। इन्हीं नेताओं में से एक हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी थी। इंदिरा गांधी जी ने 1973 यानी कि अगले ही साल प्रोजेक्ट टाइगर की स्कीम हमारे देश में शुरू करी गई, जिसके अंतर्गत हमारे देश के बाघों को बचाने की बात हुई। 1979, 1984 वो दौर है जब बहुत बड़े, और 1986 वो दौर है जब बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुए। अमेरिका का 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर, भारत में भोपाल डिजास्टर, और रशिया में चेर्नोबिल डिजास्टर हुआ। तो इससे हमें साफ पता चला कि जो हम कारखाने निरंतर लगाए जा रहे हैं और पृथ्वी को नष्ट किए जा रहे हैं, तो उससे कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। उससे अंत में पृथ्वी का सर्वनाश भी हो सकता है। ये वो टाइम था जब तक पता ये भी चल गया था कि जो पृथ्वी के ऊपर समताप मंडल में है ओजोन लेयर, वो भी कम हो रही है। तो 1985 में वीना कन्वेंशन साइन हुआ, जिसमें ओजोन को बचाने की बात की गई। 1985 के 2 साल के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत को बचाने के लिए एक ट्रीटी साइन करी गई। फिर ब्रंडनलैंड कमीशन, एक कमीशन बना 1987 में, जिसमें सोचा गया कि अगर हम विकास को आर्थिक उन्नति पर ना रखें बल्कि सही तरीके से सतत विकास करें तो ही देश आगे बढ़ पाएंगे। तो ब्रंडनलैंड कमीशन में सतत विकास की पहली बार बात हुई। आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1989 में बना, जिसके अंतर्गत क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन को समझने की बात हुई। तो ये जो बॉडी है ये आज भी काम कर रही है जलवायु परिवर्तन को ठीक रूप से समझने और उसके प्रभावों को कम करने के लिए। 1992 में अर्थ समिट हुआ, जिसको हम बोलते हैं रियो समिट। इस समिट में सतत विकास को करने की बात हुई। सतत विकास का शब्द तो ब्रंडनलैंड कमीशन में ही बन गया था 1987 में, बट सतत विकास को हर देश में कैसे किया जाए उसकी रूपरेखा तैयार हुई अर्थ समिट में। अर्थ समिट में ही 3 और चीजें बनी, UNFCCC जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNCBD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा संस्थान है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसने 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल बनाई
जिससे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम हो पाए, और 2015 में पेरिस एग्रीमेंट भी बना। 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के बाद 2002 में अर्थ समिट दोबारा हुआ। इसको हम बोलते हैं रियो +10, क्योंकि पहला जो समिट हुआ था अर्थ समिट वो 1992 में हुआ था। इसके 10 साल के बाद हुआ अर्थ समिट 2002 में। फिर 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए चल रहा था, तब भारत ने बहुत ही एक अच्छा प्रस्ताव सबके सामने रखा। तो भारत का प्रस्ताव था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो उष्ण कटिबंधीय रेखा यानी कि ट्रॉपिकल रीजन पर जो स्थित कंट्रीज हैं, वो आपस में मिलकर सोलर यानी कि सौर ऊर्जा को एकत्रित करने की कोशिश करेंगे, और ये अलायंस 2015 में ही बन गया। इसका जो मुख्य हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है। 2011 से लेकर 2020 ये पूरा डेकेड हमने बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता को समर्पित किया है। तो इस प्रकार पर्यावरण से जुड़ी जागरूकता 1960 के बाद ज्यादा देखी गई है, और निरंतर कुछ ना कुछ संधियां, कोई ना कोई सम्मेलन, कुछ ना कुछ डिस्कशन पर्यावरण के ऊपर चलता ही जा रहा है। सतत विकास। ब्रंडनलैंड कमीशन हुआ था 1983 में। ब्रंडनलैंड कमीशन को ब्रंडनलैंड कमीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय जो इनके इस कमीशन की चेयरपर्सन थी वो थी नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर ब्रंडनलैंड। इसकी रिपोर्ट आई 1987 में। इस ब्रंडनलैंड रिपोर्ट को हम बोलते हैं आवर कॉमन फ्यूचर। इसमें सबसे पहले सतत विकास को बताया गया। तो सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। मतलब ऐसा विकास जिसमें हम वर्तमान समय में अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं, परंतु संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ रहे हैं। तो सतत विकास 3 मूल आधारों पर निर्भर है: सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण। यानी कि सतत विकास का मतलब है कि हमें समाज को पोषित भी करना है, अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है और पर्यावरण को भी सुरक्षित करना है। जब ये तीनों चीजें होंगी तभी सतत विकास भी हो पाएगा। तो अभी सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए गए हैं, जैसे गरीबी मिटाना, भुखमरी मिटाना, स्वच्छ जल, उत्तम स्वास्थ्य, सर्वोच्चतम शिक्षा इत्यादि। इन 17 लक्ष्यों को अगर हम हासिल कर लेते हैं तो हम सतत विकास की ओर पूर्ण रूप से चल पा रहे हैं। सतत विकास के ये 17 लक्ष्य हैं: गरीबी की समाप्ति, भुखमरी की समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा की गुणवत्ता, लैंगिक समानता, साफ पानी, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम, उद्योग का विकास, असमानता में कमी, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, जिम्मेदारी के साथ उपयोग और उत्पादन, जलवायु परिवर्तन पर रोक, पानी में जीवन, भूमि पर जीवन, शांति और न्याय तथा लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। पर्यावरण शिक्षा। तो पर्यावरण शिक्षा, जैसे ही पर्यावरण की जागरूकता पूरे देश में शुरू हुई, तब से पर्यावरण शिक्षा को भी महत्व दिया जाने लगा। मुख्य रूप से पर्यावरण शिक्षा के 5 मेन लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है कि जागरूकता आए, सभी लोगों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता आए। दूसरा, सभी को बेसिक नॉलेज मिले पर्यावरण से रिलेटेड। तीसरा, सब में एक ऐसा एटीट्यूड हो, ऐसा बिहेवियर बने कि लोग खुद ही पर्यावरण को बचा कर रखें। फिर चौथा, लोगों को हम प्रेरित करें कि पर्यावरण संरक्षण की ओर वो आगे बढ़े। और पांचवा, हम लोगों की सहायता और लोगों की स्किल, क्षमता को यूज करके पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएं। तो पर्यावरण से जुड़ी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी
जॉर्जिया अमेरिका में 1977 में। ये यूनेस्को और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा करी गई थी। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में ये जजमेंट दिया कि पर्यावरण अध्ययन हर यूनिवर्सिटी में एक कंपलसरी यानी कि जरूरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और तब से लेकर आज तक पर्यावरण अध्ययन हर यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। पर्यावरण अध्ययन का बहुत महत्व है, क्योंकि अगर पर्यावरण अध्ययन होगा तो लोग इसमें शिक्षा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एकेडमिक फील्ड में भी पर्यावरण अध्ययन का बहुत महत्व है। कुछ लोग पर्यावरण की समस्याओं को रोकने के लिए रिसर्च भी कर सकते हैं। कारखानों को भी आजकल पर्यावरण एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, जो उन्हें बताएं कि कैसे उनके इंडस्ट्रीज का जो धुआं है वो कम हो सकता है या पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं नियंत्रित की जा सकती हैं। कई सारे मंत्रालय भी आजकल पर्यावरण पर काम कर रहे हैं, जैसे वन मंत्रालय और बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो पर्यावरण अगर किसी को इसमें रुचि है तो वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम कर सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन से जुड़े लोग ग्रीन जर्नलिज्म यानी कि संचार माध्यम में भी काम कर सकते हैं और जागरूकता फैला सकते हैं। कुछ लोग अगर चाहें तो पर्यावरण की और अधिक नॉलेज लेकर यानी कि पर्यावरण कानूनों को और अच्छे से समझकर एडवोकेट या जज भी बन सकते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन का बहुत महत्व है। पर्यावरण से जुड़े अनेक लोग बहुत विशेष माने जाते हैं। उनमें से पहले हैं एमसी मेहता। एमसी मेहता हमारे देश के बहुत बड़े एनवायरमेंट लॉयर हैं। इन्होंने स्कूल और कॉलेजेस में एनवायरमेंट सब्जेक्ट को कंपलसरी किया और गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए, ताजमहल प्रदूषण को रोकने के लिए भी बहुत सारे केस दर्ज कराए। एनवायरमेंटलिस्ट, चिपको मूवमेंट से जुड़े कुछ एनवायरमेंटलिस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी। इन तीनों का ही बहुत बड़ा योगदान है उत्तराखंड के चिपको आंदोलन में, जिसके कारण उत्तराखंड के कई सारे पेड़ कटने से बच पाए। इंदिरा गांधी हमारे देश की बहुत बड़ी नेता रही हैं और इनका रुझान पर्यावरण की ओर भी बहुत था। इंदिरा गांधी ने अपने समय में अनेक पर्यावरण से जुड़ी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी थी, जैसे कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में। इंदिरा गांधी ने ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का हमारे देश में लागू कराया था। प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम 1973 में चलाई थी और उत्तराखंड के जंगलों को बचाने के लिए 15 साल तक किसी भी प्रकार की पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई थी। आर के पचौरी हमारे देश के ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी पर्यावरण के ऊपर मिल पाया है। तो आर के पचौरी आईपीसीसी ग्रुप यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इस इंटर गवर्नमेंटल पैनल का काम होता है जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं को गहन रूप से समझना, और इसी काम पर आर के पचौरी को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 2007 में। वांगेरी मथाई केन्या अफ्रीका की बहुत बड़ी नेता रही हैं। ये पहली अफ्रीका की महिला हैं जिन्हें पर्यावरण पे नोबेल पुरस्कार मिला, और नोबेल पुरस्कार उन्हें ग्रीन बेल्ट मूवमेंट शुरू करने के लिए मिला था। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के अंतर्गत वांगेरी मथाई ने अनेक महिलाओं को एकत्रित करके पौधे लगाए थे। तो जो केन्या का खराब हुए जंगल थे वो फिर से हरे भरे इसी वजह से हो पाए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट दिल्ली में स्थित एक संस्थान है जिनसे जुड़े दो मुख्य पर्यावरणविद हैं, अनिल अग्रवाल और सुनीता नारायण। तो ये जो संस्थान है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये अनेक प्रकार की खोज करते हैं। एक खोज के अनुसार कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक पदार्थों के बारे में बताया गया, और एक दूसरी रिसर्च में यह भी बताया गया कि जो हम ब्रेड खाते हैं उसमें अत्यधिक मात्रा में पोटेशियम ब्रोमेट होता है। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट पर्यावरण में बहुत काम कर रहे हैं। मेनका गांधी,
मेनका गांधी भारत की बहुत बड़ी नेता हैं और साथ ही साथ एनिमल राइट एक्टिविस्ट भी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। इन्होंने पीपल फॉर एनिमल नाम का एक संस्थान शुरू किया था जो जानवरों के सुरक्षा के ऊपर था। मेनका गांधी ने हर सप्ताह एक प्रोग्राम भी टेलीकास्ट किया था और एंकर किया था जिसका नाम था हेड्स एंड टेल। इसमें बताया था कि कैसे जानवरों पे बहुत अत्याचार होता है। साथ ही साथ मेनका गांधी ने कई सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस भी फाइल करी हैं जानवरों को बचाने के लिए। तो जो हार्मलेस डॉग्स होते हैं उनको सीधे मारने की बजाय उनका स्टरलाइजेशन करना ही या बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज करना उनके लिए सही रहेगा। यही बात मेनका गांधी ने सबके सामने रखी थी। ग्रेटा थनबर्ग आज की छोटी सी हमारी पर्यावरणविद हैं जो स्वीडन से बिलोंग करती है और इन्होंने पूरे विश्व के जितने बड़े नेता थे उनको मजबूर किया कि वो सारे नेता जलवायु परिवर्तन को सीरियसली लें। पर्यावरण से जुड़े अनेक संस्थान हैं हमारे देश में, जैसे कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो दिल्ली में स्थित है और प्रदूषण के नियंत्रण के लिए काम करता है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भारत के हर स्टेट में है और अपने अपने स्टेट में ये प्रदूषण को कंट्रोल करने की काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ये दिल्ली में ही स्थित है और मेन वन मंत्रालय है जो सरकार के अंदर आता है। साथ ही साथ पूरे देश का पर्यावरण का डेटा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ही कंपाइल करते हैं। CSE यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ये दिल्ली में ही स्थित है और इस ऑर्गेनाइजेशन ने काफी सारी रिसर्च जैसे कोल्ड ड्रिंक में पाए जाने वाले पेस्टिसाइड्स, ब्रेड में पाए जाने वाले पोटेशियम ब्रोमेट आदि को बताया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारे देश का न्यायालय है जिसके थ्रू एनवायरनमेंट के केसेस बहुत ही जल्दी सुलझाए जाते हैं। तो 6 महीने के अंतर्गत पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर निर्णय दिया जाता है। इस ग्रीन ट्रिब्यूनल की 5 शाखाएं हैं जो दिल्ली, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज स्विट्जरलैंड में स्थित एक ऑर्गेनाइजेशन है जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की गणना करने में योगदान देते हैं। गणना करने के बाद एक रेड डेटा बुक लिखी जाती है जिसमें यह बताया जाता है कि क्या कोई जीव विलुप्त होने वाला है, क्या कोई जीव संकटग्रस्त है या क्या वो अभी सुरक्षित है। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में स्थित एक संस्थान है जो नए नए प्रकार के वनस्पतियों के बारे में खोज करते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कोलकाता में ही है और ये अलग अलग नए प्रकार के जो एनिमल्स हैं उनके बारे में अपना डिस्कवरी या खोज करते हैं। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन अहमदाबाद में स्थित एक संस्थान है जो पर्यावरण की जागरूकता को फैलाने के लिए बहुत अधिक काम कर रहा है। ये शिक्षा के लिए, पर्यावरण शिक्षा के लिए अनेक प्रकार की किताबों को लिखते हैं, लेक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं और कैंपेन भी ऑर्गेनाइज करते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है और ये जो संस्थान है यहाँ पर वन्य जीवों पे बहुत ज्यादा खोज करी जाती है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बंबई में लोकेटेड है और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में अनेक प्रकार के जीव जैसे कि चिड़िया, रेप्टाइल, मैमल्स आदि पर खोज करी जाती है। पर्यावरण से जुड़ी मुख्य कुछ दिवस हैं जैसे कि 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाते हैं। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 16 सितंबर हम विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं और अक्टूबर के पहले हफ्ते को विश्व वन्य जीव सप्ताह के रूप में हर जगह सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके साथ ही हमने ये चैप्टर रिवाइज किया और पूरा समझा अच्छे से। आप लोग सभी पर्यावरण को साफ रखना और निरंतर पर्यावरण की शिक्षा लेते रहना। थैंक यू।